हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको विलियन चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, पहले जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन दिए वो, फिर चैप्टर के बाद में दिए वो 2.1। पहला क्वेश्चन है, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करो। तो बेंजीन का द्रव्यमान क्या है? बेंजीन का द्रव्यमान, ये पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। बेंजीन का द्रव्यमान आपका है 22 ग्राम और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान आपका है ये 22 ग्राम है। तो विलियन का द्रव्यमान क्या आएगा? विलियन का द्रव्यमान कितना आएगा? 22 प्लस 22 प्लस कर देंगे 44 ग्राम। भाई विलियन का द्रव्यमान बराबर दोनों को जोड़ दो, विलियन विलायक दोनों को जोड़ दिया। पूछ रहा बेंजीन के द्रव्यमान प्रस्तुतता और कार्बन की द्रव्यमान प्रस्तुतता। तो बेंजीन की द्रव्यमान प्रस्तुतता क्या आएगी? बेंजीन की द्रव्यमान प्रस्तुतता बराबर आएगा बेंजीन का द्रव्यमान नीचे क्या आएगा? विलियन का द्रव्यमान गुणे में 100 आएगा। देखो हमारी बुक में जो है बेंजीन का द्रव्यमान 22 ग्राम है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान भी 22 ग्राम है। किसी बुक में 122 ग्राम है तो आप उससे लगा लेना। हमारी बुक में जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है इसमें ये भी 22 ग्राम है और ये भी 22 ग्राम है। ठीक, अन्य बुकें जैसे एक्टिव बुक है उसमें एनसीईआरटी न्यूमेरिकल दिए, वहां पर 122 ग्राम है तो आप 122 लिख देना। यहां पर जो हमारी बुक में उसके अकॉर्डिंग लगवा है। तो बेंजीन का द्रव्यमान आपका 22 ग्राम और विलियन का द्रव्यमान आपका 44 ग्राम और ये गुणे में आपका 100 है। ये काट दिए, ये काट दिया, 50 आ गया। ठीक, आपका 50% W/W आ गया। ये बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन की द्रव्यमान प्रस्तुतता हो गई। ठीक, अब निकालेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रस्तुतता। कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रस्तुतता की द्रव्यमान प्रस्तुतता बराबर क्या आएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान नीचे विलियन का द्रव्यमान गुणे में 100। या ऐसा करो कि विलियन में 2 अवयव उपस्थित हो और एक का अगर प्रस्तुत मात्रा निकला है तो दूसरी की 100 से घटा दीजिए। 100 माइनस 50 आ गया 50% W/W। आप ऐसे नहीं कर सकते हो। ठीक, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये विलियन में 2 अवयव उपस्थित हैं, एक अवयव की प्रस्तुत मात्रा मालूम है, दूसरे अवयव की प्रस्तुत मात्रा ज्ञात करने के लिए 100 से घटा दीजिए। तो बेंजीन का द्रव्यमान 22 ग्राम है। हमारी बुक जो दी है उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान 22 ग्राम है। अगर आपके पास बुक है 122 है तो 122 लिख दीजिए। यहां पर जोड़ लो 144 हो जाएगा, 144 लिखेंगे, कोई दिक्कत थोड़ा है। तो बेंजीन का द्रव्यमान आपका 22 44 ग्राम हो गया। बेंजीन की द्रव्यमान प्रस्तुतता, बेंजीन का द्रव्यमान नीचे विलियन का द्रव्यमान गुणे में 100। आप इसको भाग करो, 50% W/W आया और कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो द्रव्यमान प्रस्तुतता निकालोगे 100 से घटा दीजिए। ठीक, एक विलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत लिखा है। ठीक, W/W CCl4 में बुलाया है बेंजीन के मोल प्रभार की गणना करो। तो यहां पर क्या होगा? 30% W/W बेंजीन विलियन का यह अर्थ है कि 100 ग्राम विलियन में 30 ग्राम बेंजीन उपस्थित है या बेंजीन घुली है। ठीक, तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना आ गया? बेंजीन का द्रव्यमान 30 ग्राम आ गया। अब CCl4 में विलीन है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का द्रव्यमान कितना आएगा?
100 माइनस 30, क्योंकि विलयन का द्रव्यमान 100 है, इससे बेंजीन का द्रव्यमान घटा देंगे, 70 ग्राम आ गया। ठीक, अब कह रहा है बेंजीन के मोल प्रभाज की गणना करो। तो मोल प्रभाज के लिए क्या हमें अणुभार चाहिए। ठीक, तो लिखेंगे बेंजीन के अणुभार या आणविक द्रव्यमान बातें की चिन्ह है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट, बेंजीन का अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट बराबर सूत्र C6H6, तो 12 6 72 और 6 78 भाई। C बराबर आपका 12, H बराबर 1 आपका आ जाएगा। CCl4 का द्रव्यमान ऊपर दिया है, अणुभार यहां निकालेंगे, तो C बराबर आपका होता है 12, Cl बराबर होता है 35.5, ये एटॉमिक वेट है। न्यूमेरिकल याद आते हैं एग्जाम में तो लिखे हुए आएंगे। 4 मल्टीप्लाई आपका कितना है 12, इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, वन 42 प्लस कर दीजिएगा 154। अब क्या पूछ रहा है कि बेंजीन का मोल प्रभाज या मोल अंश, बेंजीन के मोल अंश की गणना करो। यहां लिखेंगे बेंजीन का मोल अंश या मोल प्रभाज बराबर बेंजीन के मोलों की संख्या प्लस बेंजीन के मोलों की संख्या और नीचे CCl4 के मोलों की संख्या। ठीक, ये बेंजीन के मोलों की संख्या है, तो बेंजीन के मोलों की संख्या क्या आएगी, द्रव्यमान बटे अणुभार, 30 बटे कितना आएगा 78, ये भी आएगा 30 पाम क्या आएगा 78 प्लस, और CCl4 कितना है 70 और अपान में क्या आएगा 154। इसको आप सरल कर लीजिए, 2 से कट जाएगा 15 आएगा, 3 आएगा 9 आएगा, ये भी आएगा 15, 3 9, ये 35, यह आपका आएगा 7 और 7। ठीक, यह आपका आ गया 15/39, ये भी आएगा 15/39 प्लस 35/77। तो आप इसको इसमें डिवाइड करेंगे, दशमलव के 2 अंक लिख दिए, इसको इसमें डिवाइड किया वही आपका लिख दिया, इसमें इसको डिवाइड किया दशमलव के 2 अंक लिख दिए, ये इसमें प्लस कर दिया, बाद में इसको डिवाइड किया इतने अंक का है, ये वाला अंक हटाएंगे वाला 1 अंक पड़ जाएगा। ये बेंजीन का मोल अंश आ गया। ठीक, बेंजीन का मोल अंश आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना करो। ठीक, पहला पार्ट क्या है कि 30 ग्राम ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट NO3 का होल ट्वाइस .6H2O 4.3 लीटर विलयन में घुला है। ठीक, तो मोलरता ज्ञात करनी है, तो इसका मुझे आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। ठीक, द्रव्यमान दिया कि कोबाल्ट नाइट्रेट का द्रव्यमान दिया हुआ कितना 30 ग्राम है, इसका आणविक द्रव्यमान या अणुभार निकालने के .6H2O भी है ना, .6H2O का द्रव्यमान कोबाल्ट नाइट्रेट .6H2O क्रिस्टलीन का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान या अणुभार। तो आपका कोबाल्ट का जो वेट है वो 58.7 होता है, ये लिखा हुआ आएगा, N बराबर 14, O बराबर आपका 16 और H बराबर 1 होता है। ठीक, तो कोबाल्ट के साथ क्या लिखेंगे 58.7, यहां पर 2 बार लिखा हुआ है,
n का मान आएगा 14 और O का मान 16, तो 16 3 कितना हुआ 48 प्लस 6 और जल का भार होता है 18 भाई 1 गुना 2 और 16 आपका 18 हो गया। ये क्या आएगा 58.7, ये प्लस कर दी कितना आएगा 62 और 62 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 124 आएगा, ठीक। और प्लस तो इसका वेट जोड़ लिए कितना आएगा, तो प्लस करने पर क्या आएगा 290.7 ग्राम प्रति मोल। ये आणविक द्रव्यमान है तो लिख दीजिए, अगर मॉलिक्यूलर वेट लिखते हो तो नहीं लिखना पड़ता है, ठीक। अब विलयन का आयतन दिया, मोलरता पूछ रहा, मोलरता तो मोलरता निकाल लीजिए। मोलरता बराबर क्या आएगा कि विलय के मोल, विलय के मोल बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे अनुभार या आणविक द्रव्यमान, और विलयन का आयतन लीटर में 4.3 लीटर। भाई मोलरता और फार्मूला लिख देना कि विलय के मोल नीचे विलयन का आयतन लीटर में और मोल बराबर द्रव्यमान बटे अनुभार या आणविक द्रव्यमान और विलयन का आयतन लीटर में है, तो ये अपान में रहेगा क्या आएगा 30 अपान में क्या आएगा 290.7 और मल्टीप्लाई में आपका 4.3। आप इसको डिवाइड कर लेंगे, मोलरता निकल आएगी। मोलरता को कैपिटल एम से लिख देते हैं, ठीक। तो डिवाइड करेंगे आ जाएगा, ठीक है 0.024 m, m मतलब मोलरता, m का मतलब मोलरता। इसका दूसरा पार्ट है 30 ml 0.5 m H2SO4 को 500 ml कन्वर्ट करने पर, तम करने पर, तो एक दो इसमें समीकरण होती है, इसे बोलते हैं तमता समीकरण। जैसे होता है N1 V1 बराबर होता है N2 E2, ये भी तमता समीकरण है। ऐसे भी होती तमता समीकरण, ठीक है, कि ये मोल और विलयन का आयतन इसका गुणनफल कांस्टेंट रहता है, ठीक। बड़े से मोलरता है, ऊपर आपका क्या है विलय के मोल विलयन का आयतन और ये मोलरता है, ठीक। और इनका जो गुणनफल है वो स्थिर रहेगा। भाई विलयन का आयतन आप बढ़ाते रहोगे तो आपकी जो है भाई विलयन का आयतन नीचे है, और ये मोलरता है, विलयन का आयतन बढ़ाओगे तो मोलरता घटेगी, लेकिन इनका जो गुणनफल है वो सदैव स्थिर रहेगा, ठीक। क्योंकि विलय के मोलों की संख्या स्थिर रहेगी, क्योंकि विलय की मात्रा आप नहीं बढ़ा रहे हो। तो ये आपका मोलरता है और विलयन का आयतन है, तो इसका गुणनफल सदैव स्थिर रहेगा। भाई जैसे जैसे इसका आयतन बढ़ाओगे तो मोलरता घटती जाएगी, लेकिन इनका गुणनफल सदैव स्थिर रहता है, ठीक। क्योंकि आप विलय के मोलों की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, कि विलय की मात्रा बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो, इसीलिए कहलाती तमता समीकरण। M1 V1 बराबर M2 V2, तो M1 कितना है 0.5 है, V1 कितना आपका है 30 है, M2 निकालना है और ये आपका 500 है, तो M2 निकालेंगे तो क्या आएगा, M2 निकालेंगे क्या आएगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे, M2 बराबर आ जाएगा 0.003 और M ये कण विलयन की मोलरता होगी, ठीक। इसे बोलते हैं तनुता समीकरण। इसका गुणनफल सदैव कांस्टेंट रहता है, ठीक, जैसा कि भी बताया हमने आपको। तो M1 V1 बराबर M2 V2 है, आपका V1 ये दिया है, M1 ये है, V2 दिया हुआ आपका, M2 पूछ रहा है, ठीक। ध्यान रखिएगा इस सूत्र कैसे बना, इसे बोलते हैं तनुता समीकरण। ये कैसे बना, विलयन की मोलरता है और ये विलय के मोल है, नीचे विलयन का आयतन लीटर में है। विलयन का आयतन बढ़ाओगे ये घटेगा, लेकिन विलय के मोलों की संख्या कभी परिवर्तित नहीं होती थी, क्योंकि विलय की मात्रा आप घटा बढ़ा नहीं रहे हो, तो इसका गुणनफल सदैव कांस्टेंट रहता है, इसीलिए बनती समीकरण तनुता समीकरण, ठीक है।
इस तरीके से इसकी मोलरता निकल आएगी टन मिलियन की। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, यूरिया NH2CO2 के 0.25 मोलर 2.5 किलोग्राम जली मिलियन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करो। कितने किलो जली मिलियन है? ठीक, और इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये मोलर नहीं होना चाहिए, यहां पर शब्द होना चाहिए मोलल, सही नहीं लिखा, मोलर होना चाहिए। ठीक, क्यों? अभी देखिए आप लोग, तो यहां पर लिखेंगे हम, अभी मालूम चलेगा आपका यूरिया NH2CO2 के, क्यों? क्योंकि अगर मोलर है तो यहां पर घनत्व दिया होना चाहिए, तभी द्रव्यमान निकल पाएगा, इसीलिए बता रहा हूं। मोलल, मोलल विलियन का यह अर्थ है कि, विलियन का यह अर्थ है कि 1 किलोग्राम विलायक में या 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में, मतलब जल में, यूरिया के 0.25 मोल घुले हैं या उपस्थित हैं। ठीक, मोल उपस्थित हैं या घुले हैं, बाकी की चीज। अगर मोलर होता तो यहां पर होता 1 लीटर बिलियन में, और 1 लीटर जब बिलियन है और यहां पर आपका किलोग्राम में जली बिलियन है, और 1 लीटर बिलियन ही 1 किलोग्राम में है, तो हमको घनत्व मालूम होना चाहिए था। ठीक, क्योंकि इससे आएगा बिलियन का आयतन और यहां पर बिलियन का द्रव्यमान दिया है, तो मुझे यूरिया के जली बिलियन का घनत्व मालूम होना चाहिए, जो दिया नहीं है, तो यहां पर शब्द मोलर होना चाहिए। कि मोलर बिलियन का यह अर्थ है कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में यूरिया के इतने मोल उपस्थित हैं या घुले हैं। ठीक, तो यूरिया के मोल कितने हैं? यूरिया के मोल बराबर दिए कितने? 0.25, और मोल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे अनुभार, और यह आ जाएगा 0.25 और आ जाएगा m, m मतलब अनुभार, और यूरिया का अनुभार आपका 60 होता है। NH2CO2 निकाल लेना, m बराबर आपका 14, H बराबर 1, C बराबर 12, O बराबर 16। इससे आप इसका एटॉमिक वेट निकालेंगे। आपका आ जाएगा 15 ग्राम। तो यूरिया की मात्रा आ गई, या यूरिया का द्रव्यमान आ गया 15 ग्राम। यूरिया का द्रव्यमान W बराबर आपका आ गया 15 ग्राम, और विलायक का द्रव्यमान कितना है? 1000 ग्राम। तो बिलियन का द्रव्यमान निकाल लेंगे इससे। ठीक, तो क्वेश्चन मारा कि नहीं? तो निकालेंगे यहां पर बिलियन का द्रव्यमान। बिलियन का द्रव्यमान बराबर क्या आएगा? विलायक का द्रव्यमान, विलायक कितना है? 1000 ग्राम, और विलेय का द्रव्यमान कितना है? 15 ग्राम। प्लस कर दीजिए 1015 ग्राम, इसको किलोग्राम में चिन्ह करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आपके इतने किलोग्राम आ गया। ये बिलियन का द्रव्यमान है। ठीक, इसका द्रव्यमान है बिलियन का द्रव्यमान। अब इतने ग्राम जली विलीन बनाने के लिए यूरिया कितनी चाहिए? हमें 15 ग्राम चाहिए। ठीक, इसीलिए 2.5 किलोग्राम जली विलीन बनाने के लिए कितनी यूरिया की आवश्यकता होगी, वो निकल आएगी। ठीक, तो देखो ये विलीन का द्रव्यमान आ गया। अब इससे क्या स्पष्ट हो रहा कि इतने किलोग्राम विलीन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा कितनी है? 15 ग्राम। इसलिए 2.5 किलोग्राम जली विलीन बनाने के लिए यूरिया की कितनी मात्रा चाहिए? यहां पर लिखेंगे चूंकि 1.015 किलोग्राम विलियन बनाने के लिए, विलियन बनाने के लिए
आवश्यक यूरिया की मात्रा या आवश्यक यूरिया का द्रव्यमान, आवश्यक यूरिया का द्रव्यमान बराबर 15 ग्राम। वैसे यही तो निकला। और हमें विलयन बनाना कितना है, 2.5 किलोग्राम। विलयन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया का द्रव्यमान कितना होगा, तो यह रहेगा 15, ये रहेगा 2.5, 2.5 और अपन क्या आएगा 1.015 और आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और यूरिया की मात्रा ग्राम में निकल आएगी। ठीक, यूरिया की मात्रा, तो इसीलिए ध्यान दीजिए भैया यहां पर मोलर होगा। ठीक, क्या होगा, मोलर। मोलर से विलयन का आयतन आएगा और घनत्व हमारा दिया नहीं, इसीलिए द्रव्यमान निकल नहीं पाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर शब्द मोलर होना चाहिए कि यूरिया के इतने 0.2 मोलर विलयन का क्या अर्थ है कि भाई मोललता, मोललता पढ़ी कि नहीं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में यूरिया इतने मोल उपस्थित है। तो यूरिया के मोल कितने, 0.25 मोल बराबर द्रव्यमान बटे अणुभार, और भार आपका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और भार 60 होता है यूरिया का। आप सूत्र से निकाल सकते हो NH2CO2 से। ये द्रव्यमान आ गया, विलय का द्रव्यमान हुआ, ये विलायक का द्रव्यमान है। तो विलयन का द्रव्यमान क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान। इतने ग्राम आ गया, ये विलयन का द्रव्यमान हो गया। ठीक, इसे किलोग्राम में चिन्हित हो गया। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि इतने किलोग्राम विलयन बनाने के लिए 15 ग्राम यूरिया की आवश्यकता होती है। यहां पर लिखेंगे चूंकि 1.015 किलोग्राम विलयन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया का द्रव्यमान 15 ग्राम, इसीलिए 2.5 किलोग्राम विलयन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा इतने ग्राम होगी। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आपका होगा ये। तो जो आपका 5वां क्वेश्चन है वो आपको जो न्यूमेरिकल हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था उसमें बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल यही हो चुका है। ठीक, बिल्कुल यही न्यूमेरिकल था कि 20% W/W जली KI का घनत्व कितने ग्राम प्रति मोल है और KI विलयन की मोललता, मोलरता, मोल प्रभाव यानी मोल अंश की गणना करो। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो चुका है और जिसको नहीं मालूम है या क्लियर नहीं है तो हमारा जो न्यूमेरिकल का पहला वीडियो है पार्ट 1 उसको देखिए, उसमें आपका लगा हुआ है। ठीक, और आपको अगर ये क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट्स द्वारा पूछिए, हम बताएंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो देखिए, ध्यान रखिए विलयन का न्यूमेरिकल चाहे आप CBSE बोर्ड में हो चाहे यूपी बोर्ड में हो, 2 नंबर का न्यूमेरिकल एक आना अनिवार्य है और अधिकतर ज्यादा घुमाकर न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं, सीधे पूछते हैं अधिकतर। ठीक, लेकिन इसमें आपको घुमाकर न्यूमेरिकल दिए हैं, सब लगवा रहे हैं इसलिए आपको, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में दिक्कत ना हो। देखिए अब आपका अगला न्यूमेरिकल है कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S, जो आपकी H2S से सड़े हुए अंडे जैसी गैस गंध आती है। जब आप लोग गुणात्मक विश्लेषण करेंगे, जब आप लोग स्कूल आएंगे क्लासे करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो आपको जो H2S गैस है इसमें जो है सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है, तो इससे आपको मतलब नहीं, वो तो प्रयोग के लिए दिया है। यदि H2S गैस की जल में विलेयता, ये भी कैपिटल M है, ये भी मोलल है। ठीक, दूसरी बुक में देखेंगे उसमें मोलल लिखा होगा। हेनरी स्थिरांक की गणना करो। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं 6 को कि H2S गैस की विलेयता कितनी है, यहां पर 0.195 मोलल लिख देना, मोलल, या फिर स्मॉल m लिखा होना चाहिए यहां पर। ठीक, दूसरी बुक में मोलल लिखा है। अब कह रहा है हेनरी स्थिरांक, हेनरी कांस्टेंट की गणना करनी थी, हेनरी स्थिरांक की गणना करनी। कैसे करेंगे देखिए, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा मोलर विलयन है ना, इसका ये अर्थ होगा कि 1 किलोग्राम विलायक में या 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में आपका जो H2S गैस है कितनी होगी, 0.195 मोलर होगी। ठीक, इसका अर्थ ये होगा 0.195 मोलर
H2S गैस के जलीय विलयन का यह अर्थ है कि 1000 ग्राम जल में, यानी विलायक में 1000 ग्राम जल में H2S के 0.195 मोल घुले हैं, मोल उपस्थित है या घुले हैं, बात की चीज है। तो H2S के मोल आपके निकला है, H2S के मोल कितने हुए 0.195 और जल के मोल निकालेंगे आप। जल के मोल बराबर क्या आएंगे, द्रव्यमान आपका दिया है 1000 और जल का भार आपका 18 होता है। जल का भार आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 55.55 आएगा या 56 कर दीजिए, ठीक। ये जल के मोल हो गए और H2S के मोल ही हो गए, ठीक। अब इसका निकाल लेंगे मोल प्रभाज, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट आप पढ़ा है कि मोल प्रभाज आएगा, ये आपने पढ़ा है, बराबर क्या आएगा KH और आपका XH2S, ये पढ़ा आपने हेनरी नियम में। तो हेनरी कांस्टेंट जब भी मालूम होगा जब इसका मोल प्रभाज मालूम हो, ठीक। देख लीजिएगा इसके मोल प्रभाज कैसे निकालोगे। H2S गैस के मोल प्रभाज, H2S का गैस का मोल प्रभाज क्या आएगा, H2S के मोलों की संख्या और नीचे आएगी कुल मोलों की संख्या, इससे निकालेंगे कुल मोलों की संख्या। ठीक, आपके H2S के मोल प्रभाज जो है 0.035 आ गया, ये इसका मोल प्रभाज, ठीक है। इसका क्या आया, मोल प्रभाज। अब लिखेंगे हेनरी के नियम से, लेकिन उसके लिए हमको पहले दाब, इसका दाब मालूम होना चाहिए H2S गैस का। तो लिखेंगे STP, क्या होगा STP स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर पर, इसका दाब क्या आएगा, वो आप जानते हो STP हो या NTP हो, किसी गैस का जो दाब होगा वो 1 atm होता है। तो आप चाहे 1 atm लिख दीजिए, 1 atm, तो आपका जो हेनरी स्थिरांक है वो एटीएम में आ जाएगा, एटीएम में, एटमॉस्फेयर में। और वैसे आपकी बुक में ये बार में दिया आंसर, तो आप बार बराबर होगा 0.987 बार, ये भी दाब का मात्रक है, ठीक। एसटीपी पर H2S गैस का जो दाब होगा वो 0.987 बार होता है, ठीक। ये पढ़ा बार। पास्कल एक पढ़ा होगा, पास्कल, ठीक है, एक पास्कल मात्रक होता है, ठीक। और एक एटीएम में होता है बार में, और एमएम में भी, ठीक। तो आपने जो है अगर एटीएम में चाहो तो एटीएम में लिख दो कि यहाँ पर एक एटीएम, तो आपका हेनरी स्थिरांक एटीएम में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कोई आप आंसर तो देखने नहीं जाएंगे किस में आ रहा है, तो आप एटीएम में भी निकाल सकते हो, गलत नहीं है। यहां पर बार में निकलवाएंगे तो आपका जो एसटीपी पर H2S गैस का जो दाब आएगा इतना। आप लिखेंगे हेनरी नियम से, हेनरी नियम से बराबर क्या आएगा, हेनरी कांस्टेंट और इसका मोल प्रभाज। तो हेनरी स्थिरांक निकालोगे क्या आएगा, इसका दाब और नीचे आएगा इसका मोल प्रभाज। इसका दाब आपका इतना है और इसका मोल प्रभाज है 0.0035, दशमलव एक जीरो बढ़ गया, ठीक। 5 से इसको काट दीजिए, 5 से 35, 5 से काटो, 5 का 5, आपका 4 बढ़ गया, 5 9 45, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा, 5 को 20, आ गया 1974/7, 7 से डिवाइड कर देंगे, हेनरी स्थिरांक आपका बार में निकल आएगा। यदि आप पर एटीएम लिखते हो, एक एटीएम, तो
तो आपका ये एटीएम में आ जाएगा। ठीक, दोनों आंसर सही होंगे। तो इस प्रकार आपका 282 बार आ गया। ठीक, और ये ध्यान रखना आप लोग, अगर यहाँ पर एटीएम में लिखते हो एक एटीएम, तो यहाँ पर एक एटीएम लिखेंगे तो भी आपका आंसर एटीएम में आएगा, वो भी सही होगा। ठीक, यहाँ पर हमने बार में निकाल कर दिखाया है। तो ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पर मोरल होगा तो इसके जलील का अर्थ ये होगा कि 100 ग्राम विलायक, वही जल, क्योंकि मोरल मतलब मोललता। इसका अर्थ होता है कि 1000 ग्राम विलायक में H2S के इतने मोल है, तो ये H2S के मोल हो गए। हम जल के मोल निकालेंगे, द्रव्यमान बटे और बाहर आएगा, इसके मोल आ गए। गैस का हमने मोल प्रभाज निकाल लिया। उसके बाद एसटीपी पर गैस का जो दाब है वो 0.987 बार है, या एक एटीएम लिख सकते हो। हेनरी नियम से हेनरी कांस्टेंट का मान निकाल लिया। ठीक, जो आपका मोल प्रभाज है वो मात्रक हीन रास है, इसका मात्रक नहीं होता, क्योंकि मोलिए कट जाएगा तो मात्रक हीन रास है, इसीलिए अगर बार में है और इसका मात्रक कोई है नहीं तो ये बार आएगा। ठीक, अगर एटीएम है, यहाँ पर एटीएम है तो एटीएम आएगा, क्योंकि मोल प्रभाज इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये एक अनुपात है। ठीक, क्वेश्चन नंबर इससे पहले 7 था, तो किससे पहले 6 बताया था। 7 क्वेश्चन आपको बिल्कुल जो आपके पिछले वीडियो है पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहां पर हमने लगवाया आपको। ठीक, पार्ट 2 है या पार्ट 3, आप लोग उसको फिर पीछे करके देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन हमने लगवाया है, इसीलिए इसको छोड़ दिया है। आपका ये आपका 8वां क्वेश्चन है। ठीक, कौन सा क्वेश्चन है? 8वां। क्या है? 350 केल्विन पर। हाँ, इसके बाद जो न्यूमेरिकल आएंगे इसके बाद वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक, जितने भी इसके बाद एनसीईआरटी में क्वेश्चन होंगे वो सब एमआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे, तो इसके बाद जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल इसके। ठीक, बिलीव के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, और घर से अपने आंकिक प्रश्न दिए थे आपको। ठीक, उसके आगे अपने 10 आंकिक प्रश्न और बढ़ा लेना, घर में करना पड़ेगा। नहीं होते कमेंट्स द्वारा पूछो। इंटर वाले स्टूडेंट कमेंट्स द्वारा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, आप पूछिए जो होता नहीं हो। ठीक, तो शुद्ध द्रवों के वाष्प दाब दिए हैं। शुद्ध का है ए का कितना है, तो नॉट लगा दिया 450 mmHg। ये का है, बी का है, ए भी नॉट लगा दिया, मतलब शुद्ध है ये 750 mmHg। और कुल वाष्प दाब दिया है, कुल ये आपका कुल है कितना, 600 mmHg। अब पूछ रहा है द्रव मिश्रण का संगठन, बाद में वाष्प अवस्था बात की बात है। तो आपने पढ़ा था राउल्ट का नियम, कि जब दोनों वापसी हो तो राउल्ट का नियम लगता है, कि राउल्ट के नियम से P बराबर पढ़ा था आपने Pa प्लस Pb। तो Pa बराबर क्या था राउल्ट के नियम से, Pa नॉट XA प्लस Pb नॉट और XB। ये कुल दाब आपका राउल्ट का नियम था। ठीक, अब क्या कुल दाब कितना दिया है, 600 mm है। Pa नॉट कितना है, 450 है, और X से निकालना है, X आपको निकालना है, और प्लस Pb नॉट कितना है, 750 है, और X भी निकालना है। तो इसके स्थान पर फार्मूला लिख दीजिए कि 1 माइनस XA। क्यों? क्योंकि जिससे XA का मान मालूम हो जाएगा, क्योंकि पढ़ा है कि XA प्लस XB बराबर 1, तो XB बराबर आएगा 1 माइनस XA, जिससे XA का मान मालूम हो जाएगा और फिर XB का मान निकाल लेंगे, तो आपका द्रव मिश्रण में संगठन आ जाएगा, मतलब मोल प्रभाज। क्या है आपका 600 450 XA प्लस मल्टीप्लाई करा दो 750, इसकी गुणा करा दो 750 XA। ठीक, आप इसको इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा 600 माइनस 750 बराबर 450 XA माइनस
750 XA, इसको घटा दीजिए, माइनस बचेगा 150, ये माइनस बचेगा 300 बचेगा केवल, ये x से, ठीक, दशमलव दशमलव हट गया, x से बराबर आया आपका 150, मतलब 150 अपान 300, ये काट देंगे 1/2 मतलब 0.5, आपका x से बराबर आ गया 0.5, एक आपका आंसर ये हो गया। ये द्रव मिश्रण का संगठन है, द्रव मिश्रण का मतलब A और B जब दोनों एक मिले हैं और द्रव अवस्था में, ठीक, उसका मोल प्रभार है द्रव अवस्था में, और ये बराबर क्या आएगा 1 माइनस XA, ठीक है, 1 माइनस 0.5, यह आपका आ गया 0.5, ये आपका इसका आंसर हो गया। ये हो गया द्रव मिश्रण का संगठन, ध्यान दे सकते हो, द्रव मिश्रण का संगठन, XA बराबर आपका कितना है 0.5 और XB बराबर कितना है 0.5, ये हो गया भैया क्या, द्रव मिश्रण का संगठन आ गया, ठीक। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, फिर बाद में वाष्प प्रावस्था का संगठन याद करेंगे। PA नॉट आपका दिया है, PV नॉट दिया है, कुल दाब आपका दिया है, राउंड के नियम से लगाया, P बराबर PA नॉट XA प्लस PV नॉट XB, आपका इनके सबके मान मालूम थे, XB के स्थान पर लिख दिया 1 माइनस XA, इसकी मल्टीप्लाई करा दी, इसको सॉल्व कर लिया, XA का मान निकल आया और XB का मान निकल आया, ये द्रव मिश्रण का संगठन हो गया, ठीक। अब निकालना है वाष्प प्रावस्था का संगठन, ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक का मोल प्रभाव बाह्य मान लिया, तो इसके लिए मोल प्रभाव क्या आएगा, ये वाष्प प्रावस्था का संगठन है, तो इसी का वाष्प दाब और प्लस कुल वाष्प दाब, ठीक है, ये वाष्प प्रावस्था का संगठन है। बाह्य बराबर क्या आएगा PA और एक नीचे क्या आएगा PA प्लस PV मतलब कुल दाब, P आया आपका PA और नीचे आपका हो गया कुल दाब, कुल दाब, तो आपका कुल दाब कितना है 600 mm है, और PA निकालना है, तो PA बराबर होता है PA नॉट और XA, तो PA नॉट कितना है 450 और XA कितना 0.5 और आपका ये 600, ठीक। आप ये YA निकाल लेंगे, ठीक, क्या निकालेंगे YA, वाष्प प्रावस्था का संगठन यहां पर निकालेंगे कि A का मोल प्रभार बराबर, तो ये वाष्प अवस्था में है तो इनके वाष्प दाब आएंगे कि A का वाष्प दाब ये विलीन में शुद्ध अवस्था नहीं है, और ये A का वाष्प दाब प्लस B का वाष्प दाब, तो ये हो गया कुल वाष्प दाब, तो ये कुल हो गया, ठीक, और दाब ऊपर लिखा P और ये PA, तो PA बराबर क्या होता है PA नॉट XA अपान आपका कुल दाब है, तो ये PA नॉट हो गया, ये XA हो गया, ये कुल दाब है, ये आपका निकल आया, ठीक। अब क्या होगा, अब इसमें भी सूत्र ही होगा XA प्लस XB सॉरी YA प्लस YB बराबर 1, ये वाष्प प्रावस्था में तो Y मान लिए, ये द्रव प्रावस्था में थे तो इसमें X लिखा हुआ है, ये सूत्र आपका सभी के लिए सही है, तो YB बराबर क्या आएगा 1 माइनस YA, 1 माइनस ये आपका इतना दिया है, आप इसको हटा दें 0.625, ये वाष्प प्रावस्था के संगठन आ गए, ठीक, वाष्प प्रावस्था का संगठन निकल आया, ये द्रव प्रावस्था के संगठन थे, ठीक, द्रव मिश्रण में, और ये वाष्प प्रावस्था में संगठन निकल आया, ठीक, कि YA बराबर PA नीचे PA प्लस PB, तो कुल हो गया, और PA बराबर क्या होता है PA नॉट XA, इसका मान लिख दिया, डिवाइड कर दिया, इतना आ गया, और ये सूत्र आपका है जैसे उसके लिए होता है ऐसे इसके लिए भी होता है कि YA प्लस YB बराबर 1, YB बराबर निकालेंगे 1 माइनस YA, ये आपके क्वेश्चन इतने हो गए। इसके बाद जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे 9 से क्वेश्चन, ठीक। आप लोग और ध्यान दीजिए कि आपको आंकिक प्रश्न और 10 बढ़ा लेने करने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं होता है
उसको आप कमेंट्स के द्वारा पूछिए, उसका वीडियो आपको 1-2 दिन के बाद मिल जाएगा, ठीक, अगले वीडियो में। आप पूछते नहीं हो, ठीक। और देखो, जो आप लोग एमपीएसआईसी में पढ़ते हैं वो अपना व्हाट्सएप नंबर अवश्य लिखवा दीजिए, बड़े सर के नंबर पर फोन करके व्हाट्सएप नंबर लिखवा दो, जिससे आपको कोई भी सूचना व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक। आपको आज शाम तक अवश्य लिखवा देना है, व्हाट्सएप ग्रुप आपका बनेगा स्कूल में, ठीक।